हेलो फ्रेंड्स। डोमेस्टिक वायलेंस की वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस कहते किसे हैं, लेकिन उससे पहले जो अभी तक क्लासेस हो गई उनका एक बार क्विक सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में क्यों लाया गया, इसके पीछे इंटरनेशनल कन्वेंशंस कौन कौन से जिम्मेदार हैं, इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये 2005 का कानून सितंबर में आया, पर ये इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो हमने पढ़ा कि ये तो 2006 में अक्टूबर में इम्प्लीमेंट हुआ था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि ये कानून बेसिकली 5 चैप्टर्स और 37 सेक्शंस में बटा हुआ है। फिर हम लोगों ने उनके ऊपर एक डिस्कशन किया। फिर हमने इस कानून में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी, जिनमें से सबसे पहली डेफिनेशन हमने पढ़ी कि इस कानून में एग्रीव्ड पर्सन किसे बोलते हैं। तो हमने पढ़ा कि इस कानून में एग्रीव्ड सिर्फ वुमन हो सकती है, लेकिन जो रेस्पोंडेंट है वो कोई भी हो सकता है, वो मेल हो सकता है, वो फीमेल हो सकती है, वो इवन माइनर भी हो सकता है। जबकि हमने पढ़ा था कि पुराने टाइम में जब ये ओरिजिनली कानून बना था तो सिर्फ एक अडल्ट मेल जो होता था वही रिस्पोंडेंट हो सकता था। इस रिलेशन में हमने एक लैंडमार्क जजमेंट पढ़ा था, हीरालाल हरसोरा का वानखेड़े जजमेंट हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इस कानून में कोई भी पर्सन एग्रीव्ड तब माना जाता है जब जो अक्यूज्ड है, जो रिस्पोंडेंट है उसके बीच में और जो अग्रीड वुमन है उसके बीच में डोमेस्टिक रिलेशन हो। फिर हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक रिलेशन क्या होता है। हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक रिलेशन उन लोगों के बीच में होता है जो शेयर्ड हाउस होल्ड में रहते हैं, इधर ड्यू टू ब्लड रिलेशन या फिर मैरिज या फिर रिलेशन इन नेचर ऑफ मैरिज या फिर जॉइंट फैमिली। फिर हमने पढ़ा कि आखिर ये शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है। तो हमने पढ़ा कि कोई भी ऐसा घर, ऐसा हाउस होल्ड जहाँ पे वो पीड़ित वुमन जो है वो खुद रही हो, अकेली रही हो या रेस्पोंडेंट के साथ रही हो, और वो घर रेस्पोंडेंट का हो, रेस्पोंडेंट के फैमिली मेंबर्स का हो, किराए पे लिया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक की बातें हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो सीरीज है, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। और एक वादा मैं बार बार आपसे कर रहा हूँ, वो मैं अभी भी करता हूँ कि पूरे इंडिया में कहीं भी जुडिशरी के कोई भी क्वेश्चन डोमेस्टिक वायलेंस से आए हुए हों, हम एक बार सीरीज क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो सीरीज में जैसे ही ये एक्ट पूरा होगा। और एक भी सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप आराम से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपने वीडियो सारे ध्यान से देखे हैं तो पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। आइए हम लोग चलते हैं आगे। तो शेयर्ड हाउस होल्ड की डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब इसकी वजह से कुछ क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन अराइज होता है पहला क्वेश्चन अराइज होता है वेदर द रिलीफ अंडर दिस एक्ट इज अवेलेबल टू अ लिव इन पार्टनर और नॉट। केस है कि क्या किसी लिव इन पार्टनर को इस कानून के अंदर रिलीफ मिलेगा क्या। मतलब एक फीमेल बिना शादी किए एक मेल मेंबर के साथ रह रही है, बाद में दोनों के बीच में अनबन होती है, वायलेंस होता है। फिर वो जो फीमेल लिविंग पार्टनर है वो जाके कंप्लेन करती है और डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर रिलीफ मांगती है, तो क्या उसे रिलीफ मिलेगा। तो इस रिलेशन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जजमेंट आप ध्यान से याद किया कीजिए, एग्जाम में बहुत काम आते हैं। तो जजमेंट है हमारा ललिता टोप्पो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2018 का। ये जजमेंट ये कहता है कि जो लिव इन पार्टनर है उसको हम लोग मानते हैं कि ये रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है, और अगर ये रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज है तो इस वजह से ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कवर होता है। अगर ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप में कवर होता है तो फिर सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं और ये डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनता है। इसलिए इस कानून में वो फीमेल जो है वो रिलीफ मांग सकती है। इवन यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया, क्लैरिफाई क्या किया गया कि अगर आप देखेंगे तो हमारे भारत में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन है 125, उसके अंदर मेंटेनेंस दी जाती है। तो वो सिर्फ ये कहता है, वो सेक्शन ये कहता है कि मेंटेनेंस सिर्फ और सिर्फ वाइफ को मिलेगी, जो ड्यूली वेडेड वाइफ है। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो ड्यूली वेडेड वाइफ नहीं भी है तो भी इस कानून के जो प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे। इस कानून में अगर कोई मेंटेनेंस मिल सकती है तो वो भी लिव इन पार्टनर को मिलेगी, और अगर कोई भी रिलीफ इस कानून में है जो वाइफ को मिलती है वो लिव इन पार्टनर को भी अवेलेबल होगी। तो इंपॉर्टेंट जजमेंट है। एक और जजमेंट देखते हैं। अगला जजमेंट है डी वेलुस्वामी वर्सेस डी पटाई कैमल, 2010 का जजमेंट है। तो ये जजमेंट क्या, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लैरिफाई किया कि अगर दो लोग साथ रहते हैं तो हमेशा उनको रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज नहीं बोला जा सकता। इसका मतलब है कि दो लोग अगर लिव इन में रहते हैं तो हम एक जनरलाइज नहीं कर सकते कि जो जो लोग लिव इन में रहे या जो लोग एक साथ रहे वो हमेशा ही उनको रिलेशनशिप इन नेचर ऑफ मैरिज माना जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए इसका मतलब ये है, कानून ये कहना चाहता है कि अगर दो लोग हैं और उन दो लोगों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन है, एक हस्बैंड, एक मेल है, एक फीमेल है, दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन है या रहा हो, बाद में अगर वो फीमेल डोमेस्टिक वायलेंस का केस करके उसमें रिलीफ मांगती है तो हम हमेशा रिलीफ नहीं देंगे डोमेस्टिक वायलेंस का।
क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का होने के लिए, केस होने के लिए, उनके बीच का जो संबंध है वो इन नेचर ऑफ मैरिज होना चाहिए। और इन नेचर ऑफ मैरिज का मतलब है मैरिज जैसी सारी जिम्मेदारियां वो आपस में निभाते हों। सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन इसके लिए काफ़ी नहीं है। इस प्रेजेंट केस के अंदर ऐसे आर्ग्यूमेंट्स किए गए थे कि जो दोनों पार्टीज हैं उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन रहा। ऐसा भी आर्गूमेंट किया गया कि उसमें जो फीमेल है वो प्रेग्नेंट भी हुई, उनके अबॉर्शंस भी कराए गए। बट कोर्ट ने यहाँ पे, मैं कमेंट करना नहीं चाहता था लेकिन कोर्ट ने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे, या यूँ समझ लीजिए कि समझाने की कोशिश की न्यायालय के द्वारा कि जो रिलेशन ऐसे होते हैं जिसमें एक फीमेल को एक पर्सन सिर्फ सेक्सुअल इंटरेस्ट से अपने साथ रखता है, उनके बीच में शादी जैसा संबंध कुछ भी नहीं है, तो वो यहाँ पे कवर नहीं होगा। तो इसको क्लैरिफाई किया गया कि सभी लिव इन रिलेशन इन नेचर ऑफ मैरिज नहीं होते, और अगर सभी कवर नहीं होते तो ऐसे रिलेशंस के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था वेदर द रिलीफ अंडर दिस एक्ट कैन बी डिमांडेड फ्रॉम इन लॉज। इस कानून के अंदर क्या आप इन लॉज से भी रिलीफ मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते? तो अभी तक तो यही नजर आता है कि आप रेस्पोंडेंट से मांग सकते हैं। रेस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? रेस्पोंडेंट का मतलब है वो पर्सन जिसने वायलेंस किया। मेजरली कानून में हम हस्बैंड की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हस्बैंड ने किया। क्या हस्बैंड के माँ बाप से, उनके रिश्तेदारों से भी आप यहाँ पे रिलीफ मांग सकते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट केस है 2019 का, अजय कुमार वर्सेस लता या फिर श्रुति। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि डेफिनेटली आप अपने जो इन लॉज हैं उनसे भी रिलीफ मांग सकते हैं। इस प्रेजेंट केस में हुआ यूं कि जो रिलीफ मांगा गया, शायद हस्बैंड की तो डेथ हो गई थी, हस्बैंड की डेथ होने के बाद में फीमेल ने जो रिलीफ मांगा, लता या श्रुति ने, इन्होंने जो रिलीफ मांगा वो अपने ब्रदर इन लॉ से, अपने देवर से मांगा। और कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि डेफिनेटली वो रिलीफ पाने के लिए ऑथोराइज्ड है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए क्लैरिफाई करते हुए उन्होंने बताया, मेंटेनेंस टू विडो कैन ऑल्सो बी डिमांडेड फ्रॉम ए ब्रदर इन लॉ इफ दे हैव डोमेस्टिक रिलेशनशिप एंड रिजाइडेड इन शेयर्ड हाउस होल्ड। तो अगर भाई की विडो है तो वो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में पहले रिस्पोंडेंट के साथ रही होगी, तो वो भी यहाँ पे क्लेम कर सकती है, मेंटेनेंस मांग सकती है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा, वेदर डॉटर इन लॉ हैव राइट टू रिजाइड इन प्रॉपर्टी ऑफ इन लॉज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कैसे? हम लोगों ने ये पढ़ा, आगे जाके और हम डिस्कस करेंगे इस पे, तो मैं बताऊंगा कि वो जो शेयर्ड हाउस होल्ड है ना, शेयर्ड हाउस होल्ड के अंदर रहना फीमेल का लीगल राइट है इस कानून में। इस कानून का सेक्शन है सेक्शन 17। तो ये कहता है कि फीमेल जिस शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती है वहां से उसे बाहर नहीं किया जा सकता, ये उसका लीगल राइट है। और कोई भी बाहर करेगा तो कोर्ट उनको पनिश करेगा, पेनलाइज करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को मार पीट के घर से बाहर नहीं निकाल सकता, वहां रहना उसका लीगल राइट है। लेकिन अगर वो घर हस्बैंड का हो ही नहीं तो क्या? तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, एसआर बत्रा वर्सेस श्रीमती तरुणा बत्रा, 2020 का केस है। इस केस में हुआ यूं कि जिस घर में फीमेल रहती थी वो घर हस्बैंड का नहीं है, वो हस्बैंड की मदर के नाम है। अब क्वेश्चन ये था, कोर्ट में हस्बैंड की मदर ने या उस पार्टी ने कोर्ट में जाके प्ले दिया कि ये घर तो इस हस्बैंड का है ही नहीं, और हस्बैंड का घर नहीं है तो वाइफ इसमें रहने की जिद कैसे कर सकती है? घर तो हमारे नाम है या माताजी के नाम है। कोर्ट ने बोला कि माताजी के नाम होने से फर्क नहीं पड़ता, ये फीमेल का राइट है कि वो जिस वायलेंस की घटना से पहले जिस घर में रह रही थी वहां रहेगी, और वहां से उसे बाहर नहीं किया जा सकता। तो इसका जजमेंट जो अल्टीमेटली वो क्या है कि विक्टिम कैन रिजाइड इन द प्रॉपर्टी, वो उस घर में रह सकती हैं। अब यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन शुरू हो जाती है, और वो इस कानून में क्यों, समझ लीजिए कि पूरा जो मसला है वो इसके आसपास ही घूम रहा है। क्वेश्चन है कि इस कानून में डोमेस्टिक वायलेंस किसे कहते हैं? अभी तक सभी लोग ये मानते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है मारपीट करना। नहीं, ये कानून क्लैरिफाई करता है कि मारपीट करना, किसी के शरीर को चोट पहुंचाना तो डोमेस्टिक वायलेंस है ही, विदाउट एनी डाउट। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डोमेस्टिक वायलेंस में कवर किया गया है। दूसरी भाषा में मैं कहूँ तो इस कानून ने वायलेंस की जो परिभाषा है उसको एक्सटेंड कर दिया। आइए देखते हैं। सेक्शन 3 में ये डेफिनेशन दी गई है, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 कहता है कि अगर कोई भी पर्सन हार्म करता है या इंजर करता है या एंडेंजर करता है, इसका मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी महिला को चोट पहुंचाता है या उसके स्वास्थ्य को, उसकी सुरक्षा को, उसकी ज़िंदगी को खतरे में डालता है, उसके शरीर के अंगों को, महिला के स्वास्थ्य को, उसके मानसिक स्वास्थ्य को, उसके फिजिकल स्वास्थ्य को दिक्कत पहुंचाता है, तो माना जाएगा कि डोमेस्टिक वायलेंस किया है। और इसमें कुछ शब्द दे दिए गए कि डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ चीज़ें सम्मिलित हैं, जैसे इसके अंदर फिजिकल अब्यूज़ भी शामिल है, मतलब शारीरिक रूप से किसी का उत्पीड़न करना वो इसमें शामिल है। अगर आप सेक्सुअली किसी को अब्यूज करते हैं वो भी यहाँ पे शामिल है। वर्बली अब्यूज करते हैं तो भी वो डोमेस्टिक वायलेंस है। इमोशनली अब्यूज करते हैं तो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकती, अगर किसी को फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली अब्यूज करते हैं तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। या फिर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए धमकाते हैं, डराते हैं कि मैं
पैसे रोक लूँगा, प्रॉपर्टी बेच दूँगा, मैं मारूँगा, मैं पीटूँगा, तो वो थ्रेटन करना भी यहाँ पे बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस बन जाता है। अब ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को एक-एक करके हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि फिज़िकल अब्यूज़ कब बोला जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़ कब बोला जाता है, मेंटल या इमोशनल अब्यूज़ कब बोला जाता है, और इसके मतलब वर्बल या इमोशनल कब बोला जाता है, या ठीक ऐसे ही फाइनेंशियल अब्यूज़ कब बोला जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं रोक के आपको बता दूंगा कि कुछ लोगों के मन में डाउट आता है कि यार ये सेक्सुअल अब्यूज़ यहाँ क्या कर रहा है। अगर किसी फीमेल के साथ में सेक्सुअली कोई भी ऐसी घटना होती है तो उसके लिए तो हमारे आईपीसी में ऑलरेडी बड़े कड़े कड़े प्रावधान है, तो उस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि ये यहाँ कैसे पहुँच गया। इसके साथ साथ ये तो एक पॉइंट हुआ। इसके साथ में अगर कोई भी पर्सन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी पर्सन अगर किसी फीमेल से अनलॉफुल डिमांड करता है दहेज की, को बोलता है कि दहेज लाना पड़ेगा, या फिर उससे कोई प्रॉपर्टी मांगता है, या कोई महंगा सामान, वैल्यूएबल सामान मांगता है, सिक्योरिटी शेयर डिवेंचर मांगता है, और या उसके लिए धमकाता है, इन सब चीज़ों के लिए उसे मारता है, पीटता है, उसकी सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस माना जाएगा। और या फिर अदरवाइज इंजर्स और कॉज हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल टू द एग्रीड पर्सन, या इनके अलावा भी ये इसको स्कोप को इतना बड़ा कर दिया गया है कि दो चीज़ तो हमने बता दी, इनके अलावा भी अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो तो वो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनेगा। इसको एक बार हल्का सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। तो देखो डोमेस्टिक वायलेंस में क्या क्या कवर्ड है। डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर सबसे पहली चीज़ कवर हो गई हमारी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी फीमेल को मारता, पीटता, जलाता है, उसके शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है, उसके स्वास्थ्य को, उसकी सेफ्टी को खतरा पहुंचाता है, वो सब यहाँ पे कवर होगा। मेंटल भी कवर होगा, और उसके लिए हमने 3-4 नाम पढ़े। कौन कौन से हमने पढ़ा? फिजिकल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़ आ गया। फिजिकल अब्यूज़ के अलावा सेक्सुअल अब्यूज़ आ गया। सेक्सुअल अब्यूज़ के अलावा एक आ गया वर्बल अब्यूज़, और वर्बल अब्यूज़ के अलावा एक हमने पढ़ा इकोनॉमिकल अब्यूज़। ये सब कवर्ड है। इसके अलावा अगर कोई डाउरी वगैरह के लिए, दहेज वगैरह के लिए मांग करता है, या फिर उसके लिए धमकाता है, या फिर अदरवाइज किसी तरह से परेशान करता है, तो वो सब के सब डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं। अब हमें अलग अलग एक एक अब्यूज़ के बारे में पता करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी कि फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिकल ये क्या है। इस पे चर्चा करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही वीडियोस को अपना प्यार देते रहें, और इस चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और रिवीजन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस वीडियो से ही देखना आपने शुरू किया तो पिछले सारे वीडियोस को एक बार रिवाइज कीजिए, सो दैट आगे आने वाली चीज़ें आपके लिए स्मूथर हों और आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। थैंक्स अ लॉट।